नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आखिर बांग्लादेश की पुलिस और आर्मी स्टूडेंट के पीछे क्यों पड़ी हुई है? हजारों लाखों स्टूडेंट सड़कों पर क्यों उतर गए? स्टूडेंट आखिर रोड, हाईवे और रेलवे ट्रैक क्यों ब्लॉक कर रही है? आखिर क्यों इंटरनेट और सोशल मीडिया बंद कराई गई और कर्फ्यू भी लगाना पड़ा? और कर्फ्यू भी ऐसा लगाया गया कि शूट एट साइट। और यही नहीं, स्टूडेंट पर कई गोलियां भी बरसाई गई, जिसमें 200 से ज्यादा स्टूडेंट मारे गए और हजारों की संख्या में जख्मी हुए और बेशुमार स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। इस सब के साथ साथ इतने दिनों तक शटडाउन रहने के कारण बांग्लादेश को $2 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर बांग्लादेश में ये सब क्या हो रहा है, तो बने रहें वीडियो में लास्ट तक और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। इस सब की शुरुआत हुई थी 5 जून 2024 को हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद। सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम को बाहर कर दिया। शुरुआत में तो ईद की छुट्टियों की वजह से प्रोटेस्ट पोस्टपोन कर दिए गए। ईद के बाद स्टूडेंट दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू किए, जिसे स्टूडेंट बहुत ही सीरियस थे। सभी रोड, हाईवे ब्लॉक किए और कोटा सिस्टम को खत्म करने की डिमांड किया। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कोटा सिस्टम का खात्मा था, लेकिन देखते ही देखते इसमें और कई वजूहात शामिल हो गई। बांग्लादेश में अवामी लीग पार्टी का एक लीग है, जिसे छात्रा लीग नाम से। प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट पर छात्रा लीग के मेंबरों ने हमला किए पुलिस की सपोर्ट से, जिसके चलते सभी स्टूडेंट्स गुस्से से लाल बाल हो चुके थे, जिससे आर्मियों ने भी यूएन की गाड़ी को प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ यूज किए, जिससे ये समझा गया कि यूनाइटेड नेशन भी इसमें शामिल है। जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर चली तो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन की बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ा, जिसके बाद यूएन ने ऐसा करने की वजह मांगी। जिसके बाद मालूम पड़ा कि कुछ गाड़ियां यूएन मिशन को रेंट की गई थीं, लेकिन उन पर से लोगों नहीं हटाया गया था। स्टूडेंट्स का गुस्सा अभी ठंडा ही नहीं हुआ कि 14 जुलाई 2024 को बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कुछ रिमार्क्स दिए, जिसे मामले को और गंभीर कर दिए। शेख हसीना का कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स को जॉब में कोटा नहीं दिया जाएगा, तो क्या रजागरों को दिया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर की इसी बयान ने स्टूडेंटों में आग लगा दी। लेकिन इस बयान की असल वैल्यू आपको तब समझ आएगी जब आपको फ्रीडम फाइटर्स और रजागर के बारे में कुछ जानकारी मिले। जैसे कि आप सभी जानते हैं, 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। उस वक्त इसको ईस्ट पाकिस्तान और वही आज के पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। दरअसल ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को इंडिया ने डिवाइड किया हुआ था और दोनों में काफी दूरी भी थी। ईस्ट पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग का काफी ज्यादा हाई एंग था और वही वेस्ट पाकिस्तान में मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। उस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ था और जनरल याहिया खान उस वक्त चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उसकी जिम्मेदारी थी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन करवाने की। इस इलेक्शन में ईस्ट पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिली, जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान की 159 सीट में से 167 सीट क्लीन स्वीप कर दिया। अब पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की टोटल सीट 300 थी, जिसमें से 167 सीट आवामी लीग ले चुकी थी, जो कि आधी से भी ज्यादा थी, जिसके चलते आवामी लीग नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में अपनी गवर्नमेंट आसानी से बना सकती थी। पर उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ऐसा नहीं चाहती थी, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस की तहलीक चल पड़ी। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी एक स्पीच में पाकिस्तान से अलग होने का इशारा दे दिया और 23 मार्च 1971 को पहला बांग्लादेशी फ्लैग ईस्ट पाकिस्तान के काफी घरों पर लहराया गया, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान में एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिससे वेस्ट पाकिस्तान अलग होना था। बांग्लादेश की आजादी की ये जंग 9 महीने तक चलती रही, जिसमें बांग्लादेश में मिलिट्री की कुछ यूनिट्स ने अलग होने के लिए अपनी अलग फोर्स बना ली, जिसको बांग्लादेश फोर्सेस या फ्रीडम फाइटर्स भी कहा जाता है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में मौजूद हो ग्रुप जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता था, उनको रजाकार कहा जाता है। इस जंग में बांग्लादेश को इंडिया की सपोर्ट्स भी मिल गई, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। अब जिसके चलते बांग्लादेश आजाद हुआ था हो थे फ्रीडम फाइटर्स। इसलिए शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन चुके थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज में फ्रीडम फाइटर्स का अलग से 30% कोटा रख दिया। उसके बाद 1997 यानी 26 सालों के बाद फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए भी बढ़ा दिया और फिर 2010 में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा
उनके पोते पोतियों के लिए भी एलिजिबल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी सिर्फ 10% ही फ्रीडम फाइटर्स की नस्ल इसका फायदा ले रही थी और बाकी जाया हो जाता। अब पूरे बांग्लादेश देश में जो लोग मैरिड पे मेहनत करके सिविल सर्विसेज की जॉब हासिल करना चाहते थे, उनका कोटा 44% था, वो भी कम पढ़ने लगा था, जिसके चलते स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता कि हम इतना मेहनत करके भी 44% में नहीं आते और वही फ्रीडम फाइटर्स का खानदान कुछ न करके भी गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लेते हैं। जिस वजह से 8 मार्च 2018 को हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई, जिसको कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा था कि वो पर्सनली फ्रीडम फाइटर्स के खानदान के लिए कोटा रखना चाहती है, जिससे स्टूडेंट ने भरपूर प्रोटेस्ट किए। उनका कहना था कि फ्रीडम फाइटर्स का बच जाने वाले कोटा को मैरिड वाले कोटा में मर्ज कर दिया जाए या फिर फ्रीडम फाइटर्स का कोटा कम कर दिया जाए, जिस पर शेख हसीना ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया और बांग्लादेश सिविल सर्विसेज में से कोटा सिस्टम ही खत्म कर दिया, जिससे कुछ सालों तक तो खामोश ही रही। लेकिन फिर अचानक हाई कोर्ट ने 5 जून 2024 को शेख हसीना का ऑर्डर कैंसिल कर दिया और कोटा सिस्टम वापस से लागू कर दिया और यहीं से दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जब हालत हद से ज्यादा बढ़ गए तो तब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दिया, जो अब मैरिड के लिए 93% और फ्रीडम फाइटर्स का कोटा 5% कर दिया गया। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।